हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? गाला असाइनमेंट 2025 कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व। और बेटा हम उसका सेक्शन बी विभाग बी सोल्व करने जा रहे हैं, जो 10 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में आएगा। और बेटा गाला असाइनमेंट में हर एक सेक्शन के आंसर पीछे दिए गए हैं, लेकिन बेटा विभाग बी का आंसर नहीं दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए और ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, जो मैं आपको हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में बनाकर ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और ये आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आप अच्छे से मेरे वीडियो को देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को क्लिक करोगे, लाइक करोगे बेटा, और जिससे क्या मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा था। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी मेरे लिए कुछ करो, ठीक है? क्योंकि हिंदी मीडियम में गाला असाइनमेंट जल्दी कोई सॉल्व नहीं करता है और मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। गुजराती मीडियम वालों को मिल जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों को सॉल्यूशन मिल जाता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं ढूंढ पाते हैं और गुजराती का हिंदी कन्वर्ट करने में उनको काफ़ी तकलीफें होती हैं। तो इन्हीं सबको देख के मैं आप लोगों के लिए गाला असाइनमेंट 2025 का कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का विभाग भी बताने जा रहा हूं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, सुनो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि ख्याति पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो बच्चों ध्यान से सुनो। पहले ख्याति क्या है? ख्याति है हमारी एक संपत्ति है। वो भी कौन सी संपत्ति है? अदृश्य संपत्ति, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो आंसर जो हमारा है कि ख्याति किसके अंदर बेटा? पक्की तलपट में। कौन से संपत्ति लेना पक्ष में? कौन सी संपत्ति के? बिन चालू संपत्ति के अंतर्गत किस रूप में दर्शाई जाती है बेटा? अस्थाई संपत्ति। ध्यान से सुनना, ख्याति पक्की तलपट में जाएंगे, संपत्ति लेना पक्ष में जाएंगे, बिन चालू संपत्ति के अंतर्गत कौन से रूप में दर्शाएंगे बेटा? तो अस्थाई संपत्ति के रूप में दर्शाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है 22 नंबर, साझेदारी पेढ़ी में एकत्रित लाभ के रकम का वितरण संबंधित रोजनामचा लिखना है। अर्थात बेटा साझेदारी पेढ़ी में जो भी एकत्रित लाभ है उसका रोजनामचा कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले एकत्रित लाभ के बारे में जान जाओ। एकत्रित लाभ कौन कौन सा है? लाभ हानि खाता उधार, सामान्य अनामत, अनामत भंडोल, कारीगर अकस्मात मुआवजा, ये सब बेटा एकत्रित लाभ है। बोलो एकत्रित लाभ कौन कौन है? पहला लाभ हानि खाता, दूसरा सामान्य अनामत, तीसरा अनामत भंडोल, चौथा कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। ये सब बेटा एकत्रित लाभ है। क्या है ये सब? एकत्रित लाभ। और इसका रोजनामचा क्या होगा? जितने भी एकत्रित लाभ है उन सबको उधार कर दो बेटा और साझेदारों का पूंजी ऑब्लिक चालू खाता जमा कर दो। तो देख लो, लाभ हानि खाता उधार, सामान्य अनामत खाता उधार, अनामत भंडोल खाता उधार, कारीगर अकस्मात मुआवजा खाता उधार और बेटा साझेदारों का पूंजी ऑब्लिक चालू खाता जमा। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? निवृत्त अथवा मृत्यु के समय, अर्थात निवृत्ति के समय और मृत्यु के समय साझेदार, कौन सा साझेदार? जिस साझेदार की निवृत्ति होती है या जिस साझेदार की मृत्यु होती है, राइट ना, तो उसको उसके भाग की ख्याति किसके द्वारा दिया जाता है? यानी जो साझेदार धंधे में से निकलता है, दो रीजन है, या तो उसका रिटायरमेंट निवृत्ति होता है या किसी कारणवश उसकी डेथ यानी मृत्यु हो जाती है, तो उसके भाग की ख्याति किसके द्वारा दिया जाएगा? तो निवृत्त अथवा मृत्यु के समय साझेदार को उसके भाग की ख्याति, जो बाकी साझेदार होंगे धंधे में, दैट मीन्स जो धंधे में चालू साझेदार होंगे वही उसको ख्याति देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि पेढ़ी के विसर्जन के समय विसर्जन खर्च कौन चुकाता है? तो एकदम आसान आंसर है कि भाई पेढ़ी का विसर्जन खर्च पेढ़ी ही चुकाएगा। बोलो, पेढ़ी का विसर्जन खर्च कौन चुकाएगा? पेढ़ी चुकाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 कि साझेदारी का विसर्जन अर्थात क्या? तो साझेदारी का विसर्जन का मतलब बेटा होता है कि अलग अलग कारणों से साझेदारों के बीच होने वाला परिवर्तन साझेदारी का विसर्जन कहलाता है। अर्थात बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारण के फलस्वरूप साझेदारी के अंदर क्या होता है? विसर्जन होता है, राइट। ऐसे विसर्जन को साझेदारी का विसर्जन कहते हैं। या तो ये भी बोल सकते हैं बेटा कि पेढ़ी के अंदर होने वाले, यानी पेढ़ी के अंदर साझेदारों के बीच होने वाला विसर्जन अर्थात साझेदारी का विसर्जन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? जामीनदारी प्रीमियम अनामत खाता पक्की तलपट के किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? बड़ा जामीनदारी को प्रतिभूति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिभूति। तो जामीनदारी प्रीमियम अनामत खाता
पहले तो पक्की तलपट के कौन से पक्ष में जाने का, इक्विटी और दायित्व पक्ष में जाने का, और किस रूप में दर्शाएंगे, अनामत और आदि के। एकदम आसान आंसर है, जामीनदारी, प्रीमियम, अनामत खाता पक्की तलपट में जाएंगे, इक्विटी दायित्व पक्ष में, और किसके रूप में लिखेंगे, अनामत और आदित्य के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, ब्याज आवरण गुणोत्तर अर्थात क्या। ध्यान से समझना, ये IMP है बोर्ड के लिए खास करके। तो ब्याज आवरण गुणोत्तर को बोलते हैं ब्याज और करवेरा के पहले का लाभ ले लो और दीर्घकाल दायित्व का ब्याज। ब्याज और करवेरा के पहले का लाभ ले लो। दीर्घकाल दायित्व का मतलब है ऐसी दायित्व, ऐसी जिम्मेदारी जो लंबे समय तक चुकानी पड़ती है। जैसे कि मकान का लोन ले लो 25-30 साल का, तो उसको 25-30 साल तक चुकाना पड़ेगा, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी 25-30 साल तक ही। तो ऐसे जिम्मेदारी, ऐसे दायित्व को दीर्घकाल दायित्व कहते हैं। तो ब्याज आवरण गुणोत्तर क्या है, ब्याज और करवेरा के पहले का लाभ और दीर्घकाल दायित्व का ब्याज, इन दोनों के बीच संबंध दर्शाने वाले गुणोत्तर को ब्याज आवरण गुणोत्तर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, स्टॉक में परिवर्तन ऋण हो तो बिक्री माल की लागत में जोड़ने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब स्टॉक में परिवर्तन क्या होगा बेटा, ऋण। स्टॉक में जब परिवर्तन ऋण होगा तो बिक्री माल यानी बेचे माल की लागत में घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, और अथवा उपज में जोड़ा जाएगा। ध्यान से समझना, स्टॉक में परिवर्तन ऋण है तो बिक्री माल की लागत में घटा देंगे अथवा उपज में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर स्टॉक में परिवर्तन धन होगा तो बिक्री माल की कीमत में जोड़ देंगे और उपज में से घटा देंगे। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है, रोकड़ प्रवाह पत्रक अर्थात क्या। तो रोकड़ प्रवाह पत्रक किसे बोलते हैं, ध्यान से समझना, जिस पत्रक में परिचालन, इसको संचालन भी बोलते हैं, जिस पत्रक में परिचालन प्रवृत्तियां, विनियोग प्रवृत्तियां, वित्तीय प्रवृत्तियां का समावेश होता है। किस किस प्रवृत्तियों का समावेश होता है, परिचालन, विनियोग, वित्तीय प्रवृत्ति, और प्रत्येक प्रवृत्ति में रोकड़ आवक प्रवाह और रोकड़ जावक प्रवाह दर्शाया जाता है, उसे रोकड़ प्रवाह का पत्रक कहते हैं। तो कौन कौन सी प्रवृत्ति आती है रोकड़ प्रवाह में, परिचालन प्रवृत्ति, विनियोग प्रवृत्ति और वित्तीय प्रवृत्ति, और साथ ही साथ प्रत्येक प्रवृत्ति में रोकड़ का आवक प्रवाह और रोकड़ का जावक प्रवाह ये भी दर्शाया जाता है, उसे रोकड़ प्रवाह पत्रक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पेपर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 30वां नंबर, स्वनिर्मित संपत्ति कहाँ लिखा जाता है। तो स्वनिर्मित संपत्ति कहाँ लिखा जाता है, तो बेटा स्वनिर्मित संपत्ति या विनियोग प्रवृत्ति में रोकड़ के जावक प्रवाह में लिखा जाता है। क्यों बेटा, स्वनिर्मित संपत्ति का मतलब होता है बेटा खुद से बनाने की संपत्ति। जैसे नोट यहाँ लिख दिया हो, संपत्ति बनाने के लिए विनियोग करना ही पड़ता है। अगर कोई भी संपत्ति आपको बनाना है तो विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी संपत्ति बनाना है, स्वनिर्मित संपत्ति बनाना है आपको, खुद की संपत्ति आपको बनाना है तो विनियोग तो करना पड़ेगा। तो स्वनिर्मित संपत्ति को कहाँ लिखेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि विनियोग प्रवृत्ति में लिखेंगे। और कौन से प्रवाह में, रोकड़ के जावक प्रवाह में, क्योंकि बेटा जब कभी भी आप स्वनिर्मित संपत्ति बनाओगे तो विनियोग करोगे, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे, और इन्वेस्टमेंट करोगे तो रोकड़ क्या होगी बेटा, जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। राधे राधे।